तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी जो है ना कि न्यू बच्चे हैं जो इस बार 10 से 11 में जाएंगे उसको मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। लॉकडाउन की वजह से कोई घर से नहीं निकल पा रहा है, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसको घर पे जा कर के ही मतलब जो है सुविधा दिया जाए। जो भी मेरे पास मूलभूत सुविधाएं हैं देख रहे हैं फंडामेंटल है ना, इसी थ्रू आप तो मैं आपका जो है ना कि टीचर या दोस्त जो भी समझ लीजिए है ना, राजेश कुमार, और मैं आप लोगों को आज से फिजिक्स का सेशन शुरू कर रहा हूँ। तो बिंदास जो है जो भी ये वीडियो देखना यूट्यूब पे, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कॉपी और कलम रखना और पूरा कंप्लीट नोट्स बनाना, और कुछ भी दिक्कत हो कहीं भी तो उसको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या फिर कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आप सेंड कर दीजिएगा, उसको हम रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज जो है हम लोग फर्स्ट जो शुरू कर रहे हैं मतलब कि बेसिक, तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स दो चीजों का शुरुआत करेंगे यहाँ से, है ना। यहीं से फिजिक्स को शुरू करेंगे और धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर, जैसा कि मैंने प्रीमियर वीडियो में बताया था कि कैसे हमारा पूरा साल भर का चलेगा सेशन, है ना, उसको। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं भाई वेक्टर्स एंड मैथमेटिक्स। तो चूंकि हम लोग जो है फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, तो बेसिक अगर फिजिक्स का एक डेफिनेशन बोले तो बहुत क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फेनोमेना, है ना, एंड इट्स लॉज, ये सब चीजें तो आप लोग जानते हो ना, तो मैं उसमें टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ कि व्हाट इज फिजिक्स। तो हम लोग जो है शुरू करते हैं मेन यहाँ से ना। तो हम लोग पहले सीखने वाले हैं आज कि इस वेक्टर्स और मैथमेटिक्स यानी जो पढ़ने वाले हैं पूरा फिजिक्स में, तो सबसे पहले चीज मुझे क्या मिलने वाला है, तो मुझे मिलने वाला है सबसे पहला जो क्वांटिटी मिलने वाला है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यही से हम शुरुआत करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि हम अगर फिजिक्स पढ़ेंगे, ये तो पता आपको कि बहुत सारा मैथमेटिक्स यूज होगा, तो भाई मैथमेटिक्स किस पे लगाएंगे, कोई चीज हम मेजर कर पाएंगे तब ना। तो वही आप बोल सकते हो ना कि क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, है ना, जो भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे मास 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, है ना। किसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड, माइनस फिर आप वेलोसिटी ले लो तो 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू नॉर्थ, 6 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू साउथ, नो डिफरेंट डायरेक्शंस में। ओके, फोर्स ले लो तो 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 2 न्यूटन, है ना। तो ये दीज आर द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, है ना, आर नोन एज कौन सा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और इसमें क्या एक और चीज लिख सकते हैं, यानी कि तो चलो भाई ठीक है जी, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, चलो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। और बोल सकते हो क्या कि विथ द हेल्प ऑफ विच, समझिएगा ध्यान से ना, विथ द हेल्प ऑफ विच वी कैन राइट, we can write the physical phenomena, है ना, in mathematical equation form, mathematical equation form या mathematical equations, है ना। यानी कि भाई ठीक है, मेजर तो कर लिया, मेजर करके करेंगे क्या, हमें फिजिक्स को सोल्व करना है, एनालिसिस करना है, पढ़ना है, तो उसको हमें इक्वेशन में लिखना होगा। तो इक्वेशन में जो लिखने में जो क्वांटिटी की यूज होगी वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वही क्वांटिटी होगी जिसको तुम मेजर कर सकते हो, एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज, जैसे कि आप मान लो कि कोई भी इक्वेशन, जैसे मान लो आपने लिखा कि F इज इक्वल टू m इंटू ए, है ना, फोर्स है, मास और एक्सेलरेशन, तो ये मास भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², है ना, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, है ना, मास, और बोल सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। तो हम बात करेंगे जो भी फिनोमेना हो रहा होगा फिजिक्स में, तो किसी क्वांटिटी की उसमें इन्वॉल्व होगा, और अगर जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर लेंगे तो उसको बोल देंगे कौन सा, फिजिकल क्वांटिटी, और उसी क्वांटिटी की हेल्प से जो फिजिक्स में फिनोमेना हो रहा है उसको मैथमेटिक्स में लिखेंगे और तभी हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल बात हम करें तो एक फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन है। ओके,
अब बात करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं ना, तो हम लोग इस कंटेक्स्ट में, यानी कि वेक्टर्स के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी जो होगा, फिजिकल क्वांटिटीज है ना, ये भाई जनरली दो तरह का, लेकिन हम लोग तीन देख लेते हैं। दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं स्केलर्स और दूसरे को क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर्स बोलेंगे। और एक और स्पेशल हम लोग बोल सकते हैं, स्टार लगा देते हैं है ना, जिसका नाम है क्या चीज, टेंसर्स। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे क्या है टेंसर्स है ना, इसको मैं स्टार लगा, ये यहां पर लगा देते हैं स्टार। ठीक है, टेंसर। तो फिजिकल क्वांटिटी जो हमें फिजिक्स में मिलने वाला है वो इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो कितनी तरह का हो सकता है, 3 टाइप्स का है ना। कौन कौन सा, स्केलर्स, वेक्टर्स एंड टेंसर्स, जिसमें हमें मेनली क्या है, इसकी जरूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी बता देंगे थोड़ा सा। हमें मेन जरूरत है किसका, स्केलर्स का और वेक्टर्स का। ठीक है, तो अगर मैं स्केलर्स की बात करूं तो क्या बोलेगा सर, है बताओ, कि हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, और क्या बोल सकता है, नो डायरेक्शन, यानी कि कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, फॉलो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, यानी कि इसको हम सिंपली अगर देखा जाए तो एल्जेब्रा की तरह ही ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल एल्जेब्रिक तरह ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स अगर देखो स्केलर्स का, तो क्या बोल सकते हो एग्जांपल्स में, मास ले लो, और क्या बोल सकते हो, लेंथ ले लो, और क्या बोल सकते हो, स्पीड और एनर्जी है ना। ये सारे क्या हैं, सब के सब स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड होता है। समझ आपको, तो सर ये तो 9th क्लास में पढ़े हुए, बिल्कुल पढ़े हुए 9th क्लास में आप लोग है ना, लेकिन फिर भी क्या है कि जब चैप्टर है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कौन से क्वांटिटी बात कर रहे हैं, वेक्टर्स। वेक्टर्स में क्या होता है, हम लिखेंगे है ना, क्या भाई, कि हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, यानी कि डायरेक्शन भी होगा और क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, और क्या, फॉलो ट्रायंगल लॉज ऑफ एडिशन। ध्यान रखिएगा, वेक्टर जो है एक स्पेशल एडिशन फॉलो करता है, उसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन है ना, और उसका नाम है क्या, ट्रायंगल्स लॉ, या फिर कोई बोलता है पैरेललोग्राम्स लॉ, लेकिन सबका फंडा ट्रायंगल से ही शुरू होता है। ठीक है ना, या पॉलीगन लॉज, तो यहाँ पे भाई ट्रायंगल्स लॉ बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉज बोल सकते हैं, पॉलीगन लॉज बोल सकते हैं, यानी ये स्पेशल टाइप का एडिशन को फॉलो करता है, कौन, वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, और बताइए इसका एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं क्या क्या भाई। एक चीज और बताऊं, ये इसको एक और लिख सकते हो ना, इट फॉलोज है ना, कम्यूटेटिव एडिशन लॉ, यानी कि अगर एक वेक्टर ए है और प्लस में दूसरा वेक्टर बी है, अगर मैं इसको उल्टा जोड़ दूं बी प्लस ए, तो ये इक्वल होगा, यानी कि वेक्टर देखना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यानी कि कम्यूटेटिव, उल्टा एडिशन करेंगे तो भी होगा। ठीक है, ये हो गया भाई वेक्टर्स। एग्जांपल्स बता दो वेक्टर्स का, बताइए जल्दी सा। यहाँ पे जगह इसको मिटा सकता हूँ, बिल्कुल मिटा देता हूँ मैं, इसका एग्जांपल्स लिख देता हूँ पहले है ना। एग्जांपल्स में इसका क्या लिख दूंगा, एग्जांपल्स में बताओ, बहुत सारा जानते हो क्या भाई, वेलोसिटी और फोर्स और मोमेंटम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे क्या हैं, वेक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो भाई फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह का, कौन कौन सा, स्केलर्स और वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर्स मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं हो, और क्या, फॉलो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन। एग्जांपल्स में मास है, लेंथ है ना, उसका स्पीड है, एनर्जी है, ये सब है। वेक्टर्स की बात करें तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, यानी कि है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, लेकिन ये क्या है, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, और दूसरा कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। ठीक है, एग्जांपल्स में हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं
क्या चीज का भाई, तो इसको मिटाते हैं। और तुमको एक स्पेशल लिखा था ना, क्या लिखा था, टेंसर्स, है ना। टेंसर्स को भी देखते हैं। टेंसर्स, है ना, यह है क्या है, स्केलर ही है। टेंसर्स क्या है, स्केलर है, याद रखेगा। ये क्या होता है टेंसर्स, चलो देख लेते हैं ना। क्या बोलता है कि हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। समझ रहे हो बात को, कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो बोल सकते हो सर ये वेक्टर क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि इट फॉलोज सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। सुना है आपको, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, है ना। एग्जांपल्स में बाबू, तो जैसे आप बोल सकते एग्जांपल्स में क्या, करेंट, और क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस, या कोई कोई इसको प्रेशर भी बोलता है ना। आगे हम लोग फ्लूइड में देखेंगे, इसका भी नहीं एक्चुअली में। ये सब क्या है, स्ट्रेस हो गया, करंट हो गया, सब कैसा क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा ये चीज तुम लोग को दिक्कत हो रहा होगा कि सर ये क्या है, अलजेब्रिक एडिशन और वेक्टर एडिशन, है ना। तो वेक्टर एडिशन तुम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर्स में, है ना। लेकिन अब फिर भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा। अगर मैं स्केलर की बात करूं, है ना, अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन की अगर बात करूं, तो तुम बोल सकते हो सर 3 kg प्लस 4 kg इज इक्वल टू कितना होगा, 7 kg। तुम जैसे भी जोड़ दो, है ना। अच्छा मैं बात करूं 5 जूल माइनस 2 जूल हमेशा कितना होगा, 3 जूल ही होगा, ठीक है ना। चाहे तुम -2 + 5 लिखो या 5 - 2 लिखो, 3 जूल ही आएगा ना। तो ये कैसा एडिशन है, ये है सिंपल सा। अगर मैं बात करूं करंट की, है ना, जैसे कि टेंसर्स वाली बात कर रहे हैं ना, करंट, तो मान लो कि इधर से एक वायर है, इसमें से 3 एम्पियर करंट आया, इधर से चला गया कितना, 2 एम्पियर, है ना। इधर तुमको पूछे कि इसमें कितना करंट है, क्या बोलोगे सर, बहुत आसान है, 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। बोल सकते हो कि सर ये 3 जो होगा, 3 एम्पियर इक्वल टू कितना, 2 + 1 एम्पियर के बराबर होगा। अब तार इधर जाए कि इधर जाए, कोई फर्क पड़ता है क्या। अगर मैं इस वायर को यहां से नहीं बोल करके अगर इसको मिटा दूं और इधर बोल दूं, अब मैं रोज इधर बोलूं, इधर कितना जाएगा, तो भी क्या बोलेगा सर, इधर से आया 3, इधर गया 2, तो इधर कितना जाएगा, 1 एम्पियर ही जाएगा ना। यानी कि इधर जुड़े या इधर जुड़े, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कैसा जुड़ रहा है, कैसे किस तरह से जुड़ रहा है, ये 2 एम्पियर + 1 एम्पियर, तो अलजेब्रा की तरह से जुड़ रहा है, ठीक है। सिंपल अलजेब्रिक एडिशन की तरह इसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा, इसका भी, लेकिन डायरेक्शन है। करंट यहाँ पे इधर जा रहा है, यहाँ पे यहाँ से दूर जा रहा है, यहां से इधर से दूर जा रहा है, डायरेक्शन का मैटर करेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं, अगर बोलूं ऐसे कहे जी, तो बोलेगा सर इधर से 3 आया, इधर से 1 आया, तो कितना हो गया टोटल, 4 ना, इधर कितना जाएगा, 2 जाएगा। बोलेगा सर गलत है ये, तो क्या जाएगा, यहाँ पे इधर जाना चाहिए 4, क्योंकि इधर 3 इधर 1 आ रहा है, तो जाएगा भी कितना, 4। समझ में आपको, तो डायरेक्शन मैटर किया, इसको उल्टा कर दिया तो ये वैल्यू चेंज हो गया। तो डायरेक्शन तो मैटर कर रहा है, लेकिन एडिशन कैसा हो रहा है, स्केलर की तरह, ठीक है, यानी कि अलजेब्रा की तरह, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एडिशन। अब ये वेक्टर एडिशन में थोड़ा सा फर्क तो है भाई, है ना। क्या है, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि एक ये दीवार ले लो, इसे फोर्स लगाओ 3 न्यूटन, इधर से लगा दो 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना होगा, बता दो सर। बोलेगा सर पक्का पता है, 3 + 2 कितना, 5 न्यूटन। लेकिन अगर मैं बोलूं दीवार पे, ये देखो यही दीवार है, इधर से लगाया कितना, 3 न्यूटन, इधर से लगा दो 2 न्यूटन, तो अब इससे बताओ नेट फोर्स कितना। सर इधर से 3, इधर से 2 धक्का दिया, नेट फोर्स कितना, 1 न्यूटन का। सर किधर की तरफ, राइट साइड में, क्योंकि ये ज्यादा है ना। लेकिन अगर मैं इसी बात करूं, यही दीवार पे अगर ये 3 न्यूटन है और डायरेक्शन चेंज कर दो, ऐसे कर दो 2 न्यूटन, देखो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो कितना हो गया नेट फोर्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे 90 डिग्री पे, तो 2 वेक्टर काम करता है ना, तो एडिशन ऐसे लिखा जाता है, 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ तो, 9 + 4 यानी √13 न्यूटन है। समझ रहे आपको, वैल्यू सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है, सभी पे नेट फोर्स बदल रहा है, 5 है इसमें 1 है इसमें 13 है। समझ रहे आपको, तो ये स्पेशल एडिशन है। इस एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन, है ना।
ये कहां सीखेंगे? वेक्टर चैप्टर्स में ही अभी है ना, इसका थर्ड लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं वेक्टर का एडिशन, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ डेफिनेशन हो जाते हैं। तो टेंसर का मतलब क्या कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन जुड़ता कैसा है? सिंपल अलजेब्रा की तरह, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंसर। लेकिन जब तुमसे कोई पूछे नहीं कि हाँ स्पेशल है बताओ, तब तक इसको क्या बताना है? इसको स्केलर ही मानना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। जब तक कोई दबाव डाल के ना पूछे नहीं और कुछ बताओ, तब हमें बोलना अच्छा तुम और कुछ पूछना चाह रहे हो, तो चलो भाई ठीक है ना, तो क्या बोल दीजिएगा? टेंसर्स। ओके, समझ में आया बात? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम लोग जो है एग्जांपल्स देख लिए, वेक्टर्स को समझ लिए, स्केलर्स को समझ लिए ना, डेफिनेशन में देख लिए ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब जब आप लोग वेक्टर्स को जान चुके हो, स्केलर्स को भी जान चुके हो, ठीक है, डेफिनेशन के तौर पे, ठीक है, तो हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? ऑफ वेक्टर्स का क्या होता है? तो देखो भाई, ये जानना होगा आपको, ये एक एरो से रिप्रेजेंट होता है। ऐसे मान लीजिए ए है और ये बी है ना, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है। इस ए को बोलते हैं टेल, मतलब क्या? स्टार्टिंग पॉइंट। ये है हमारा जिसको बोलते हैं हेड, है ना। तो लिख सकते हो क्या कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या चीज से? एरो हेड से, है ना, एक एरो से, ठीक है। और लेंथ जो है ए बी का, ये जो लेंथ है ये क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड बताएगा। यानी जितना बड़ा लंबाई उतना ज्यादा वैल्यू, ठीक है। तो एक वेक्टर में क्या क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड हो सकता है, डायरेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ। तो भाई ये हेड क्या बताता है? ये बताता है डायरेक्शन को। और ये क्या बताता है? पॉइंट ऑफ एक्शन को। ये क्या बताता है? मतलब किस पॉइंट पे लग रहा है ना। तो इस ए पॉइंट पे लग रहा है। ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको कि टेल बोलते हैं। बी हमारा इंटरमीडिएट पॉइंट है ना, टर्मिनेशन पॉइंट है, जिसको हम लोग हेड बोलते हैं, वो डायरेक्शन को भी शो करता है, ठीक है। और ये जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो एक एरो से हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, लेकिन लिखा कैसे जाता है? ठीक है, तो वेक्टर इज रिटेन, ठीक है, बाय लेटर हैविंग एरो ओवर इट। जैसे मान लो वेक्टर ए लिखना है, ए लिख दो और इसके ऊपर एगो एरो लगा दो, है ना। वेक्टर बी लिखना है तो बी लिख दो और एरो लगा दो। तो बोलोगे सर हमेशा कैपिटल में लिख सकते हैं क्या? तो नहीं, आप लोग स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ए बी सी एफ वेक्टर, है ना, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और कैसे लिख सकते हो? और तो बोल्ड लेटर्स विदाउट एरो। मतलब किसी किसी बुक में एरो नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना, सिर्फ ऐसे लेटर। तो बोल्ड का तो गाढ़ा वाला है ना, तो देखो तो यही ए को ऐसे लिख सकते हैं, बस इसको गाढ़ा कर दो, ए, है ना, या स्मॉल कर दो, ए सब क्या है? ये वेक्टर है, ठीक है। बी बोल्ड हो गया, है ना, क्या हो गया? ये वेक्टर हो गया, ओके। तो ये हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ओके। कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन सर बोलेगा सर एरो जो है हमारा डायरेक्शन बता देगा? ये जो एरो है, ये हेड, ये डायरेक्शन बता देगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन का एक स्पेशल रूल है वेक्टर्स में, ठीक है। तो अभी जो हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन कैसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड तो भाई लेंथ है, ठीक है ना, तो हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकालना सीखेंगे और डायरेक्शन भी निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी समझने के लिए हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट में जो है टॉपिक बढ़ते हैं।
तो डायरेक्शन होता क्या है वेक्टर के लिए? जो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन किसका, वेक्टर से, ये है क्या के लिए? तो ये एंगल है। क्या है ये? एंगल है। ठीक है, क्या है कि इट इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर, कहां से, फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस और फ्रॉम रेफरेंस वेक्टर्स। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि देख, अगर मैं रेफरेंस एक्सिस बोलूं, अभी फिलहाल जान ले, है ना, अगर ये मैं ये एक्स एक्सिस बोलूं, ये वाई एक्सिस बोलूं, और हम लोग यहाँ पे देखिए वेक्टर एक है, एफ फोर्स है एक, कितना न्यूटन का है, 5 न्यूटन का, है ना, और ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो तू बोलेगा कि डायरेक्शन जो है क्या है, 30 डिग्री है, कहां से, फ्रॉम एक्स एक्सिस, किसका, इस फोर्स का, है ना। तो डायरेक्शन जो कहां से आता है, एंगल से दिया जाता है। ठीक है ना, ये तो हो गया एक्सिस से, समझना है बात को। ऐसे भी लिख सकता है कि देख ये एक्सिस है, और अगर मैं तुमको बोलूं कि ये है, देखो यहां से छोड़ो, यहां छोड़ो, है ना, यहां देखो इधर लिख देते हैं ना, इधर भाई ये एक्स है, ये वाई है, और ये हमारा, है ना, इसको मान लो कुछ है 20 डिग्री, है ना, और ये कोई मतलब कि वेलोसिटी है v बराबर 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेक्टर है ना वेलोसिटी, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ v क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ v क्या है बताओ, तो ये है 20 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस। बोलेगा सर ये तो आप क्या बता रहे हो, सर इधर ऊपर भी वही है, यही नहीं, गड़बड़ है क्या, ये देखो तो, देखो यहां से x से चलना है, रेफरेंस से चलना है, रेफरेंस एक्सिस, या तो x या तो y या तो z, ठीक है, तो रेफरेंस से हमेशा स्टार्ट करना है। अब देखना है कि हम उल्टा चल रहे हैं कि सीधा चल रहे हैं। देखो इधर दिखा है तुमको, ये घड़ी है ना, यहाँ क्या होता है 12, यहाँ क्या होता है 6, यहाँ क्या होता है 3, यहाँ क्या होता है 9, है ना, तो ये देखो हमारा घड़ी का सुई दिख रहा है तुमको। तो अगर घड़ी के दिशा में चल रहे हैं, यही ना घड़ी का दिशा, अगर घड़ी की दिशा में क्लॉक वाइज तो निगेटिव होगा एंगल, और अगर एंटी क्लॉक वाइज है, इसका एक और नाम है एंटी क्लॉक वाइज का, क्या, काउंटर क्लॉक वाइज, ठीक है, ये क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। तो देखो तो जैसा ये एंटी क्लॉक वाइज है, यहां से इधर चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं घड़ी के, तो ये प्लस में है, और ये कैसे चल रहे हैं, घड़ी के राइट साइड चल रहे हैं, क्लॉक वाइज चल रहे हैं, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लॉक वाइज या -20 डिग्री, कहां से, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो नया बात, तो अगर क्लॉक वाइज एंगल है तो निगेटिव, और अगर एंटी क्लॉक वाइज एंगल है यानी घड़ी के उल्टा है तो पॉजिटिव, और घड़ी के दिशा में है तो निगेटिव, है ना। तो डायरेक्शन हमेशा कहां दिया जाता है, रेफरेंस एक्सिस से या फिर रेफरेंस वेक्टर से। रेफरेंस वेक्टर का मतलब क्या, कि देखो मान लो अगर दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है a और ये वेक्टर एक है b, और दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं ये है ना थीटा, तो क्या बोलेंगे, b जो है इज एट एंगल थीटा, कहां से, फ्रॉम a से, यानी कि फ्रॉम a, यानी a से मेजर क्यों, किसका, b का, तो ये क्या हो गया, रेफरेंस। अगर मुझे b से बताना होता तो क्या करते, क्लॉकवाइज जाते ना, तो लिखते क्या, थीटा डिग्री क्या, क्लॉकवाइज, कहां से, फ्रॉम b। तो जिससे निकालना है उसी को रेफरेंस मानेंगे, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, और अगर क्लॉकवाइज है तो माइनस। क्लियर है, ये हमें ध्यान रखना है, क्या चीज के लिए, डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन वेक्टर का किससे दिया जाता है, एंगल से दिया जाता है, ठीक है, यानी कि जिस वेक्टर का डायरेक्शन बताना है, एंगल मेड बाय द वेक्टर, है ना, यानी जिस वेक्टर का, मान लो यहाँ पे इसका निकालना था एंगल, तो ये कितना बना रहा है, कहां से, रेफरेंस एक्सिस से या रेफरेंस वेक्टर से। क्लियर है, तो एंगल से ही डायरेक्शन दिया जाता है, किसका, वेक्टर्स का। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है ना, बहुत सारा बच्चा जो है बाद में कंफ्यूज होता है, बोल रहा अभी लगता है क्या इतना आसान है ये, लेकिन यार बाद में रुला देगा। अगर वेक्टर कमाल का, वेक्टर अगर कमाल का हो गया
तो आधा फिजिक्स तुम्हारा समझ लो कि अपना एकदम मुट्ठी में हो गया, ठीक है। क्योंकि पूरा फोर्स ही फोर्स है, और फोर्स के अलावा कुछ ज्यादा फिजिक्स में है ही नहीं, है ना। और फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, ठीक है ना। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो ये चीज इतना ध्यान रखना है। चलो और आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है जी? हाँ, कुछ भी दिक्कत हो एकदम बेधड़क पूछने का, ठीक है ना। और ध्यान से सब जो भी आप पढ़ रहे हैं बिना कॉपी कलम के, क्योंकि अगर इधर से सुनिएगा तो इधर से निकल जाएगा और समझ में आएगा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अगर फायदा उठाना है तो एकदम कॉपी कलम उठाओ, और मेरा गारंटी है ना कि तुमको किसी चीज का भी रिग्रेट फील नहीं होने देगा, है ना। पूरा जितना तुम कहीं से ले सकते हो बहुत बड़े बड़े ब्रांड से, उतना तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो, ये तो हो गया तुम्हारा, है ना। अब हम बात करते हैं कि तुम लोगों को एंगल निकालना बहुत टफ काम है। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना बहुत टफ काम होता है, पता कर पाना थोड़ा सा समझदारी का काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज हम लोग समझते हैं कि एक नाम है फ्री वेक्टर्स, इसको जानना चाहिए। यानी कि एक ऐसा वेक्टर बोल सकते हैं ना कि अ वेक्टर which can be drawn anywhere, ठीक है, in space without changing direction and magnitude। यानी कि अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शंस को और मैग्नीट्यूड को आप नहीं बदल रहे हो तो उसको कहीं भी आप ले जा करके रख सकते हो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मान लो कि यहाँ पे एक वेक्टर है, ये ए है, ठीक है, और एक वेक्टर लेते हैं, ठीक है ना। एक और वेक्टर लेते हैं, मान लो ये वेक्टर लिए हम, ये लिए कौन सा वेक्टर? बी, ठीक है, जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इस ए को हम यहाँ ले जा बना सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि ना तो इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए और ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। तो जब जैसा यहाँ पे है वैसा यहाँ पे बना दो। ये बना दिए, और क्या लिख दीजिए? ए लिख दिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बी को भी हम यहाँ से ले सकते हैं, तो हम चाहे तो दोनों जोड़ सकते हैं। यहाँ उठाए बी को यहाँ से, और यहाँ से ले गए यहाँ पे लगा दिए, ठीक है ना। देखो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं, इसके में डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, जैसा यहाँ था वैसा लगा दिया ना। तो देखो दोनों जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? जोड़ सकते हैं, हमें बनाना हो क्वेश्चंस तो जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक वेक्टर को हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो क्या कंडीशन होना चाहिए? तो उसके डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। समझा रहे बात? ये बाबू आप ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा। अभी इसको और थोड़ा सा मैथमेटिक्स के रूप में देखते हैं, क्वेश्चंस के रूप में देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मान लो बाबू कि आपको एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने हैं, यानी कि दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है, ठीक है। तब कैसे निकालोगे तो समझिएगा, ठीक है। कैसे भाई? कि इट इज द स्मॉलर ऑफ टू एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है, समझिएगा। व्हेन they are connected, है ना, टेल टू टेल। वाह, मतलब कि दो वेक्टर है सर, ए, और एक वेक्टर है ये सर बी। दोनों क्या से जुड़ा हुआ है सर? ये भी टेल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये हेड है, ये भी हेड है, तो ये भी टेल से जुड़ा हुआ है। तो पहला कंडीशन क्या बाबू? एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने के लिए पहला कंडीशन क्या?
कि टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए, तभी एंगल निकलेगा। वेरी गुड। उसके बाद क्या बाबू, स्मॉलर ऑफ टू एंगल्स, मतलब दो एंगल्स करने का मतलब देखो ये एंगल है और एक ये वाला एंगल है कि नहीं है? तो हमें कौन सा एंगल लेना है? स्मॉलर। तो कौन सा स्मॉलर है? ये है। बोलेगा सर ये कौन सी बड़ी बात है बड़ी बात। मान लो एक और एग्जांपल्स, ए वेक्टर है, ठीक है, समझ में आया बात? हाँ। और यहां से एक और वेक्टर ले लो, ये वाला वेक्टर ले लो बी, है ना, समझ में आ रहा बात? और ये एंगल ले लो कितना, 120 डिग्री। अब मैं पूछूं बताओ जी, ए और बी के बीच का एंगल क्या 120 डिग्री है? बोले हाँ। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए का यहाँ पे क्या है, हेड है, और बी का हेड यहाँ पे है, बी का यहाँ पे क्या है, टेल है। तो क्या कनेक्ट होना चाहिए? टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टेल से टेल कनेक्ट करना पड़ेगा। और देखो तो ये जो है 120, ये कितना होगा बताओ जल्दी सा। सर ये तो 60 होगा। अब देखो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो हम एक को रेफरेंस मान लेंगे, तो ए को जैसा वैसे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर दो, ए को ड्रॉ कर दिए। और बी को हमें क्या करना है, यहां से उठाना है और एंगल निकालने के लिए दोनों का टेल मिलना चाहिए ना। तो बी का टेल को कहां पर रख देना है, ए के टेल पे रख देना है। ए के टेल पे रख दिए बी का टेल, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो जैसा ये है जस्ट ऐसे उठा कर रख दीजिए। यहां पे देखिए, रख देखने रखिए, रख दिए ना। तो ये बी हो गया। तो इधर से एंगल कितना था, तो अब ये एंगल कितना हो गया, 60 ना। समझ आ रहा है बात? ये बी है। बी को यहां से उठाए, यहां रख दिए, कहीं भी ले जा सकते हैं, बशर्ते कंडीशन क्या होना चाहिए कि ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। रख दिए कि नहीं रख दिए? अब जब रख दिए तो अब जो है कि टेल रख दिए तो बीच में कितना एंगल आया, ठीक है ना। तो 60 डिग्री हो गया कि नहीं, और बीच में लेकिन यहाँ पे कितना दिख रहा था, 120 ना, गड़बड़ हो रहा था ना। तो कितना आना चाहिए था, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर समझाया बात क्या, इट इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स, यानी कि दो वेक्टर के बीच में अगर है तो दो एंगल बनेगा, एक ये और एक ये। तो हमें कौन सा लेना है, छोटा वाला। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बाबू, ये वेक्टर कैसे कनेक्टेड होना चाहिए बताइए? तो टेल टू टेल होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? आना भी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग, है ना, इसका एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो फाइंड, या ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या चीज कि 3 वेक्टर्स, कौन कौन सा, A, B and C are shown in figure। तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, समझ रहे बात को? पहला में वो बिटवीन लिखा हुआ है ना, पहला में A and B, दूसरा में B and C, तीसरा में A and C। समझ रहे बात को? तो भाई ABC पहले देख लेते हैं ना। तो मान लो कि ये देखो हमारा कौन सा एक्सिस है, X है, और X एक्सिस से ये वाला A जो है ना वेक्टर 30 डिग्री एंगल बना रहा है। और देते हैं, ये देखो हमारा X है ना, ये X है, और X से ना B इधर की तरफ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। और फिर जो है ये हमारा X है, एक्सिस है, और यहां से ये C वाला है ना कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। समझ रहे हो बात को? और अगर चाहो तो इससे तुम लोग एक्सिस बना सकते हो, क्योंकि इसमें तुम लोग एक्सपर्ट हो, 10th में पढ़े होगे। ये यहाँ भी बना दो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तीनों के टेल को एक पॉइंट पे लाना पड़ेगा। तो एक एक्सिस बनाओ, बनाइए एक्स और ये वाई। अब चल पहले ए के टेल को लाओ। क्या बोले थे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में चेंज मत करना। तो इसका टेल रख दो, ओरिजिन पे लगा रख दिया, और इधर की तरफ भेज दो। ये ए है ना, कितना एंगल है यहाँ पे, 30 डिग्री, लिख दो एंटी क्लॉकवाइज ना। चल इसको ले जाओ। तो एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा कितना, 30 डिग्री, नीचे लाओ। ये बी हो गया, कितना डिग्री, 30 डिग्री। और एक लाओ, कौन सा है ये, सी है ना, एक्स से नीचे की तरफ कितना, यानी क्लॉकवाइज कितना, 45। चल यहां से 45 डिग्री, ये सी है ना ये, और ये एंगल कितना है, ये एक्स से ये कितना है, 45 डिग्री, है ना। अब देख क्वेश्चन,
एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना है, तो सभी वेक्टर का टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, हाँ जुड़ा हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये ए है, ये बी है और ये कौन सा है, सी है। चलो हमें एंगल किसके बीच में, ए और बी के बीच में। देखो ए और बी कितना एंगल बता दो निशा, तो बी से लेके ए तक यही है ना एंगल, कितना है बताओ। तो थीटा जो है बिटवीन थीटा किसके बीच में, ए और बी के बीच में, कितना डिग्री लिखेगा, 60 डिग्री लिख सकते हो। हाँ बी और सी यानी थीटा लिखना है किसके बीच में, बी और सी के बीच में। कौन सा बी, ये सी कौन, ये वाला एंगल। तो देखो तो यहां से ये कितना है, ये कितना है, यहां से यहां तक कितना है 45, और ये कितना है 30, तो ये कितना हो गया 15 ना, तो कितना 45 माइनस 30 बराबर कितना 15 डिग्री। और थीटा ए और सी के बीच में चाहिए, ए और सी टोटल एंगल। तो ये यहां से कितना इधर 30 और इधर कितना 45, तो कितना है टोटल 30 प्लस 45 इज इक्वल टू 75। क्लियर है। क्या किया हम लोगों ने, एक्सिस यानी रेफरेंस को फिक्स रखा और सबको टेल को एक जगह ले आया, और जिस सेंस में यानी जिस डायरेक्शन में जिधर था उतना सेम टू सेम लिख दिया। उसके बाद जिस वेक्टर के बीच में एंगल पूछ रहा था उस वेक्टर के बीच में निकाल दिया। ठीक है, ध्यान रखें स्मॉलर एंगल ही लेना है। इधर से भी लिख सकते थे ए और बी के बीच में, लेकिन वो बड़ा हो जाता। हमें स्मॉलर एंगल लेना है, दोनों का वेक्टर का टेल मिला हुआ होना चाहिए। ये सब कंडीशंस है दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप एक काम करो, थोड़ा सा इसको ऐसा करो कि मल्टीप्लीकेशन कर दो, मल्टीप्लीकेशन है ना ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर क्वांटिटी। यानी किसी वेक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना है स्केलर क्वांटिटी, है ना। लेट क्वांटिटी इज k and vector is a, है ना। तो बोला क्या, if k is पॉजिटिव, यानी कि तो न्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, कुछ न्यू वेक्टर मान लें, b मान लेते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा k गुना a हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो, क्या होगा यहाँ पे डायरेक्शन जो है विल बी सेम, यानी कि k पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। तो जब पॉजिटिव है तो पहले जो a का डायरेक्शन था वही b का डायरेक्शन होगा, लेकिन अंतर क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो है ना, मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड इज, है ना, इंक्रीज्ड बाय k टाइम्स। k टाइम्स से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके अच्छा, तुम ये अपने जो है बोल सकते हो इन्हें कि है मल्टीप्लाइड मैग्नीट्यूड इज इंक्रीज, मल्टीप्लाइड कर देता हूं बाय k टाइम्स, है ना। क्यों, क्योंकि k का मान अगर 1/3 रहा तो तब तो फिर घटने जाएगा। तो अगर k का मान 5 है तो 5 गुना बढ़ जाएगा, 1/3 है तो 1/3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं बोलूं कि यहां पे इफ k इज निगेटिव, यानी कि जो क्वांटिटी है वो निगेटिव हो, तो क्या होगा, न्यू वेक्टर b बराबर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ k इंटू ए, है ना। तो क्या होगा इससे जी, डायरेक्शन जो है इज रिवर्स्ड, कितना डिग्री से, बाय 180 डिग्री, यानी कि डायरेक्शन जस्ट अगर वेक्टर इधर का था तो उल्टा हो जाएगा, है ना। और फिर से मैग्नीट्यूड जो है क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई होगा ना भाई, मैग्नीट्यूड इज मल्टीप्लाइड बाय k टाइम्स। समझ रहे हो बात को, जैसे हम लोग देखेंगे इसको, है ना, एग्जांपल्स के तौर पे, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझ लेते हैं। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि अगर वेक्टर इधर था, ये a था, तो क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, कौन, b, कितना टाइम्स, k इंटू a हो जाएगा।
ठीक है ना, समझ आपको, उल्टा हो गया। यानी इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये a है तो ये b हो जाएगा, कितना k इंटू a, है ना। जस्ट डायरेक्शन सेम रहा, मैग्नीट्यूड बढ़ गया या घट गया होगा, है ना। वो तो डिपेंड करे k जो है 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, क्योंकि 1/5 है, तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। इसमें डायरेक्शन क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। इसी का फंडा यूज करके एक आता है निगेटिव ऑफ वेक्टर्स, है ना। निगेटिव वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान रख सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं उसमें ना, कि जब हम वेक्टर्स को क्या बोला है कि निगेटिव ऑफ वेक्टर्स, क्या होता है भाई, कि व्हेन अ वेक्टर इज रिवर्स्ड विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड negative vectors, or if vector is multiplied by -1, then it is also changes to कौन सा वेक्टर, क्यों बाबू, क्योंकि अगर -1 से गुना करोगे तो मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा ना। तो या तो डायरेक्शन को उल्टा कर दो मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए हुए, या फिर उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, -1 से ना। तो क्या सा वेक्टर बन जाएगा, वो निगेटिव वेक्टर वो बन जाएगा। यानी कि जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा, और जो निगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो प्लस में था उसको माइनस से मल्टीप्लाई किए 1 से तो माइनस हो गया, और जो माइनस में था उसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी उल्टा रिवर्स हो जाएगा। कितना डिग्री से, रिवर्स का मतलब 180 डिग्री से उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो वेक्टर दिया हुआ है बराबर 5 न्यूटन, है ना, ड्यू टू नॉर्थ, नॉर्थ समझते हो, ऊपर की तरफ, ये तो जानता तुम लोग, नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है कि नहीं है। तो बोल रहा है क्या कि इफ इट इज, इफ ऐसे लिखता हूं, k इज इक्वल टू -1, देन k इंटू एफ बराबर क्या हो जाएगा, -1 इंटू 5, क्या हो जाएगा, -5 न्यूटन। अब माइनस हो गया ना, यानी क्या हो गया ये, इसीलिए क्या हो गया ये, यानी कि इधर हो गया, कितना हो गया बराबर 5 न्यूटन, है ना। ये क्या है हमारा, k इंटू एफ है, क्या हो जाएगा, यानी कि इसीलिए 5 न्यूटन ड्यू टू साउथ हो जाएगा। माइनस क्यों हटा दिए, क्योंकि माइनस का मतलब कि जो नॉर्थ था अब वो क्या हो गया, साउथ हो गया ना। साउथ लिख दिए हैं, अगर साउथ लिख दिए हैं तो माइनस नहीं लिखेंगे, है ना। या तो माइनस लिखो तो मतलब कि नॉर्थ का माइनस यानी कि साउथ, और अगर साउथ लिख दिया है तो फिर माइनस मत लिखो, है ना। ऐसा मत लिख दो, साउथ भी लिख दो माइनस भी लिख दो, तो फिर सेम हो गया ना। तो या तो साउथ लिख दो या तो माइनस लिख दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो ये हम क्या किए, निगेटिव हम इसका बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को अगर निगेटिव बनाना है तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, सिर्फ वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो निगेटिव बन जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल्स देखें, एक मान लो एक एग्जांपल्स देखते हैं कि अ फिजिकल क्वांटिटी is given by f is equal to m into a, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, where m is equal to 3 kg, समझिए बात को, ठीक है। find the physical quantity, find the physical quantity when a is, फर्स्ट में a की वैल्यू दिया कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किधर तरफ, ईस्ट के तरफ। b में a की वैल्यू दिया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नॉर्थ के तरफ। समझ लो बात को, हाँ। तो पहला आप देखते हैं f बराबर कितना है, m इंटू ए, तो
इफ ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किधर की तरफ, ईस्ट, तो इसलिए बराबर क्या हो जाएगा, मास कितना दिया क्वेश्चन में, मास स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर है उसको डायरेक्शन कोई मतलब नहीं है, तो मास लिख दो कितना 3 इंटू ए का मान बताओ कितना है, प्लस की माइनस, प्लस कितना 3 मीटर पर सेकंड, कितना आया 9 न्यूटन। क्या डायरेक्शन में चेंज होगा, ये पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव है ना, तो ईस्ट था तो फोर्स भी कितना होगा, ईस्ट होगा, ड्यू टू ईस्ट। समझ में आया बात कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू टू नॉर्थ, तो चूंकि F बराबर क्या दिया बाबू, m इंटू ए दिया हुआ है, तो लिखो जी F बराबर m कितना 3 इंटू कितना -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये केजी, तो केजी मीटर पर सेकेंड न्यूटन होगा, तो ठीक है कितना -12 न्यूटन। माइनस लिखे हो तो किधर लिखोगे, ड्यू टू नॉर्थ, और माइनस हटा दो क्योंकि पता चल गया होगा कि अगर एक्सेलरेशन नॉर्थ में है तो माइनस के साथ साउथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा F बराबर 12 न्यूटन, किधर की तरफ, ड्यू टू साउथ, यानी माइनस हटा दिए तो अपने आप हम नॉर्थ को क्या लिख देंगे, साउथ। क्यों, क्योंकि वो क्या हो चुका होगा, उल्टा हो चुका होगा। समझ में आ रहा है बात। तो बेसिक जो है ये फंडा था किसका, वेक्टर्स का, ठीक है, ये बेसिक कभी चलेगा, ठीक है। हम लोग जो है कल अगर इतना कंप्लीट कर लोगे, है ना, क्योंकि करते रहना, ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे उसमें हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट के टर्म में, ठीक है ना, यानी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ठीक है। तो 1D 2D और 3D, और फिर उसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, फिर निकालेंगे उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं बेसिक कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री और फिर वेक्टर इन 1D 2D एंड 3D, ठीक है। ये रहेगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए ना, और जितना ज्यादा हो सके अपने लिंक में बताइए और इसको शेयर कीजिए, जोड़िए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।